मैं रिवाइज करा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में देखिए मेन क्वेश्चन +2 बोर्ड के लिए है इलेक्ट्रिक फील्ड at any point due to dipole. ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल? डाइपोल क्या है? डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट ए सर्टेन डिस्टेंस। ये डाइपोल है। तो देखें, लेट अस कंसीडर, मैं लिखता हूँ लेट अस कंसीडर a dipole AB of length 2l having minus q charge at point A and plus P charge at point B. Let C be the point C be the any point C be the any point at a distance a small r from the midpoint O of the dipole such that angle COB equal to theta as shown in the figure. As shown in the figure, इसको मैं छोटा करता हूँ। एक डाइपोल AB है, यहाँ देखें फिगर में माइनस Q चार्ज यहाँ पर है, प्लस Q चार्ज, डाइपोल का नाम AB है। इसके मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट C है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है डाइपोल के कारण। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि इट इज द डाइपोल AB, द डाइपोल AB is considered as the
combination of two perpendicular dipoles number 1 dipole A1 B1 along OC and number 2 dipole A2 B2 perpendicular to OC। दो डाइपोल हम लोग मानते हैं कि डाइपोल ए बी दो डाइपोल का कॉम्बिनेशन है, डाइपोल A1 B1 एंड डाइपोल A2 B2। डाइपोल A1 B1 जो होगा along OC होगा और डाइपोल A2 B2 परपेंडिकुलर टू OC होगा। हम यहाँ फिगर में ड्रॉ करते हैं। A1 B1 और A2 B2। यहाँ पर A1 B1 हो गया और ये यहाँ पर A2 B2 लेंगे या B2 इधर लेंगे। अब पॉइंट सी डाइपोल A1 B1 के एक्सियल लाइन पर है और यही पॉइंट सी डाइपोल A2 B2 के इक्वेटोरियल लाइन पर है। इसलिए एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वह अलोंग OC होगा, यानी इसका डायरेक्शन इधर होगा। मान लेते हैं यह इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और डाइपोल A2 B2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह पैरेलल टू A2 B2 होगा, यानी इधर इसका डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन होगा, ये वेक्टर E2 हो गया। वेक्टर E2 इसको सही ढंग से लिखते हैं वेक्टर E2। अब पॉइंट सी पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह E1 और E2 का रिजल्टेंट होगा और यह पैरेललोग्राम से यह इसका रिजल्टेंट तय होगा, यानी E1 E2 पर परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायगोनल को द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे जो डायगोनल E1 और E2 के कॉमन पॉइंट से ड्रॉ करते हैं। Let E be the resultant electric field of vector E1 and vector E2। इसका सबका नाम देते हैं, ये D हुआ, इसका नाम M दे देते हैं और इसका नाम हम N दे देते हैं। ठीक है, इस एंगल को हम अल्फा लिखते हैं। तो बच्चों, बोर्ड के एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से 3 क्वेश्चन बनता है डेरिवेशन का। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल और तीसरा बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन पूछा जाता है और बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल अगर डेरिवेशन आ रहा है तो इसमें भी वो दोनों केस आ जाता है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड में
ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन, इसमें सब सम्मिलित है। अगर बच्चे को एक डेरिवेशन याद हो जाता है तो बच्चे तीनों डेरिवेशन का आंसर, तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी डेरिवेशन से जवाब दे सकते हैं। ऐसे बच्चों को 3 क्वेश्चन 3 डेरिवेशन एग्जाम के समय तैयार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं तीनों डेरिवेशन के बदले सिर्फ ये डेरिवेशन बता रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको और आगे बता रहा हूँ। लेट वेक्टर E1 and vector E2 with the electric field intensity intensities at point at point C, बच्चों E नहीं, at point C due to minus Q charge at point A and plus Q charge प्लस Q चार्ज में नीचे लिख देता हूं, प्लस Q चार्ज एट पॉइंट B। तो यहां मैं नीचे फिर लिख रहा हूं, तो देयरफॉर मोड वेक्टर E1, मोड वेक्टर E1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई r3। 2p cos थीटा बाई r3 क्यों हुआ, हम इसको मानने जा रहे हैं। हमको मानना था कि लेट, क्या पहले मैं मान ही लेता हूं ये लिखने से पहले कि मैं E1 और E2 तो मैंने मान लिया, मैं यहां मान लेता हूं कि लेट P be the electric dipole moment of dipole AB। डाइपोल AB का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P मानते हैं, तो इसलिए A1 B1 का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और A2 B2 का हो जाएगा P sin थीटा। द डाइपोल मोमेंट P can be resolved into two mutually perpendicular components, P cos theta is the dipole moment of dipole AB of, मैं इसको और छोटा करता हूँ, P cos theta is the dipole moment of dipole AB and P sin theta is the
डाइपोल मोमेंट P cos theta मैंने किसका माना? P cos theta is a dipole moment of dipole A1 B1. Sorry, AB नहीं, A1 B1 and P sin theta is a dipole moment of dipole A2 B2. A1 B1 के डाइपोल मोमेंट को मैंने माना P cos theta. देखो बच्चों, मैंने क्या माना? P with the electric dipole moment of dipole AB. यानी डाइपोल AB के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मैंने P माना. लोग P मानते ही हैं, but P can be resolved into two mutually perpendicular components. P cos theta, which is the dipole moment of dipole A1 B1, and P sin theta is the dipole moment of dipole A2 B2. Now we have to find the electric field intensity at point C due to dipole. तो पहले E1 और E2 निकालते हैं. इसको और मैं छोटा करता हूं, देखता हूं या छोटा मैं सिलेक्ट कर देता हूं इसको छोटा करने के लिए. अब मैं क्या करता हूं, सिंस मैं लिखूंगा since point C lies on the axial line of the dipole A1 B1. So therefore, mode vector E1 equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p cos theta by RQ. और इसका डायरेक्शन क्या होगा? along OC. And mode vector E2 A2 B2 के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर है, बट पॉइंट C lies on the equatorial line of dipole A2 B2. बच्चों, यही पॉइंट C डाइपोल A2 B2 के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर है, इसलिए मोड E2 का वैल्यू हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught P sin theta by RQ. सॉरी, ये R स्क्वायर लिखा हुआ है, ये गलत हो गया है. इसको मैं, ये RQ होना चाहिए, पावर ये RQ होना चाहिए था, ये RQ होगा. इसमें लिखूंगा परपेंडिकुलर टू OC के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. अब देखिए E1 और E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो इफ मैं इधर लिखता हूं, इफ वेक्टर E with a net electric field intensity at point C due to dipole AB, then mode vector E equal to root under mode vector E1 square
बाई प्लस मोड वेक्टर E2 स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल E लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 2p cos थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p sin थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर। बच्चों, जब दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो जैसे मोड वेक्टर E है तो रूट अंडर मोड वेक्टर E1 स्क्वायर प्लस मोड वेक्टर E2 स्क्वायर हो जाएगा। और वेक्टर में जो होता है 2E1 E2 cos थीटा, यहाँ थीटा 90 डिग्री है, cos 90 0 होता है, इसलिए वो वाला टर्म 0 हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे हम 1/4πε0 इधर से कॉमन ले लेंगे। हम p cos कॉमन लेकर रूट से बाहर भी निकालेंगे, सिर्फ p कॉमन लेंगे और बाई r³ कॉमन लेंगे। ये कॉमन स्क्वायर में कॉमन आएगा और इसलिए रूट से बाहर निकल जाएगा। रूट के अंदर बचेगा आपको मात्र 2 cos थीटा का होल स्क्वायर यानी 4 cos स्क्वायर थीटा और इधर बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा। हम अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 p बाई r³ और रूट अंडर, इसमें मैं क्या करूंगा कि 3 cos स्क्वायर थीटा को मैं अकेले छोड़ दूंगा, 1 cos स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो कि बाद में अगले स्टेप में E1 हो जाएगा। मैं फिर इसको छोटा कर रहा हूं। मैं इसको और अंतिम स्टेज में पहुंचा रहा हूं। ये हो जाएगा आपको therefore E equal to 1/4πε0 p by r³ रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये डेरिवेशन हुआ। ये किस चीज का डेरिवेशन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, और यहीं से एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का भी पॉइंट निकल जाएगा। इसी में जब हम लिखेंगे केस फर्स्ट देंगे, केस फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर व्हेन केस फर्स्ट when point C lies on the axial line of the dipole, in this case theta equal to 0 degree, so therefore E equal to E को अब E के बॉटम में हम एक्सियल लिख देंगे क्योंकि एक्सियल लाइन पर निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा p बाई r³ रूट अंडर 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री और प्लस 1। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो p एक्सियल हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू, अच्छा यहाँ पर 1/4πε0 छूट गया है, मैं इसको डाल देता हूँ। E एक्सियल इक्वल टू 1/4πε0 p बाई r³ और ये हो जाएगा
3 इंटू 1 का स्क्वायर अब प्लस 1, यानी 3 + 1 4, और रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 हो जाएगा, ये 2p/r³ हो गया। एक्सियल लाइन पर हम अलग से जो एक्सियल लाइन पर डेरिवेशन तैयार करेंगे, उससे ज़्यादा बेटर है कि हम एनी पॉइंट का डेरिवेशन लिखकर और एक्सियल लाइन उसी में निकाल लेंगे। अब इक्वेटोरियल भी इसी में निकालेंगे। केस 2 ले लेंगे। व्हेन पॉइंट C लाइज, मैं इसमें इधर लिख देता हूं, व्हेन पॉइंट C लाइज ऑन द इक्वेटोरियल line of the dipole, then theta equal to 90 डिग्री। इस बार थीटा 90 हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू cos 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। cos 90 जब 0 हो गया तो ये वाला टर्म भी 0 हो गया मेरा, तो देयरफॉर इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल हो जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज छूट गया है, अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम लिख लेंगे tan अल्फा इक्वल टू मोड वेक्टर E2 बाय मोड वेक्टर E1। मोड वेक्टर E1 लिख लेंगे, इसका वैल्यू बैठा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos θ/r³ बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin θ/r³। r³ से r³ कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गया, p से p भी कैंसिल हो गया, तो हमको बच गया tan अल्फा इक्वल टू, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी बेटा, E2 का वैल्यू E1 में मैंने डाल दिया और E1 का वैल्यू E2 में मैंने डाल दिया। मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये ऐसी गलती तुम लोग नहीं करना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin θ/r³ बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos θ/r³। r³ से r³ कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा आया 1/2 tan थीटा। हम लिख लेंगे अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा। तो ये हमारा डेरिवेशन था। डेरिवेशन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी